दोस्तों अक्सर कर देखा जाता है कि कई बार किसी व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर हो जाती है। दोस्तों दोस्तों जब एफआईआर की जांच की जाती है या माननीय कोर्ट्स के द्वारा ये देखा जाता है तो कई बार उसमें ऐसे तथ्य होते ही नहीं कि जिनके आधार पर एफआईआर की गई हो। दोस्तों कई बार पुलिस इस तरीके की एफआईआर दर्ज कर देती है कि जिस एफआईआर को दर्ज करने की जरूरत ही नहीं होती। दोस्तों एफआईआर दर्ज कई बार हो जाती हैं इन्फ्लुएंसर्स में आकर, और दोस्तों कई और भी कारण हो जाते हैं कि एफआईआर दर्ज हो जाती है। दोस्तों लेकिन दोस्तों जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है या झूठी एफआईआर दर्ज होती है या इनकम्प्लीट फैक्ट्स के तहत एफआईआर दर्ज होती है, आप उस इंसान से पूछिए कि उसको कैसा फील होता है। दोस्तों उसको क्या भुगतना पड़ता है। दोस्तों आमतौर पर यह देखा गया है कि कई बार पुलिस थानों में लोगों को झूठी एफआईआर दर्ज करके परेशान कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस ये नहीं सोचती कि हमने झूठी एफआईआर दर्ज तो कर दी, आने वाले समय में उसके ऊपर इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे। दोस्तों पुलिस एफआईआर दर्ज करते वक्त यह भी नहीं सोचती कि उसके करियर पर दाग भी लग सकता है। दोस्तों क्योंकि दोस्तों कई बार देखा जाता है कि पुलिस प्रॉपर मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं करती, मामले की तह तक नहीं जाती और मामले को पूरी तरीके से देखती नहीं, बस खाना पूर्ति के लिए एफआईआर कर देती है। और कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि और आरोपी को उठा भी लेती है और कई दिन उस आरोपी को उस सजा को भुगतना पड़ता है दोस्तों जो उसने की भी नहीं होती, जो जुर्म उसने किया भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है कि जिस फैसले को यदि आप देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे तो दोस्तों यह फैसला आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों क्योंकि दोस्तों अक्सर कर आपने देखा होगा कि कुछ लोग कई बार लोन ले लेते हैं, बड़ा लोन ले लेते हैं। लोन ना चुका पाने के चक्कर में कई बार होता क्या है कि किसी ने लोन नहीं चुकाया तो सामने वाले ने उठाकर एफआईआर करवा दी। अब जब एफआईआर हो जाती है, एफआईआर हो जाने के बाद कई तरीके की मुसीबतों का आरोपी को सामना करना पड़ता है। दोस्तों लेकिन दोस्तों आज मैं जिस फैसले की बात आपके सामने करने जा रहा हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उस फैसले ने अब इस तरीके की छोटी एफआईआर करने वालों के ऊपर करारा तमाचा मारा है। दोस्तों जी हां, आज मैं बात करने जा रहा हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया था दोस्तों, रिकब बिरानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये वो फैसला है कि इस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है और इस केस के फैक्ट्स बाय फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आप समझ सके कि आखिरकार इस फैसले में आपके लिए क्या है, या लोन लेने वालों के लिए क्या है, या जो लोन नहीं चुका पाते उनके लिए क्या है, और दूसरा कि चीटिंग और फ्रॉड क्या होता है। इस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली व्याख्या की है। दोस्तों दोस्तों आइए फैसले को देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों आज हम जिस फैसले की बात कर रहे हैं दोस्तों वो मामला है रिकब बिरहानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस केस की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई जिसमें पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने की। और दोस्तों इसका फैसला 16 अप्रैल 2025 में आया। दोस्तों ये केस अपने आप में मिसाल है झूठी एफआईआर दर्ज करने वालों के खिलाफ जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। और दोस्तों जिस तरीके की तल्ख टिप्पणियां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में की हैं वो दोस्तों देखने वाली हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है कि केस के थोड़े से ब्रीफ फैक्ट्स आपको बता दूं हुआ क्या था। दोस्तों रिकब बिरहानी और साधना बिरहानी ने शिल्पी गुप्ता और उसके पति से एक गोडाउन खरीदना था जिसकी कॉस्ट थी लगभग 1,35,00,000 जो कि जून में खरीदा जाना था। अब दोस्तों रिकब बिरहानी और साधना बिरहानी ने क्या किया, दोस्तों इस केस में आगे हुआ क्या था, शिल्पी गुप्ता ने 1,19,00,000 रुपए का भुगतान किया था, बाद में 10 लाख रुपए की चेक भी दे दी जो कि बाउंस हो गई थी। अब दोस्तों फिर
पैसे के लेन देन के मामले में कई सारी कम्युनिकेशंस हुई, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी हुए, नोटिस भी भेजे गए, मतलब बहुत कुछ हुआ दोस्तों। लगभग 1 साल बाद जो बेचने वाले लोग थे, अपीलांट थे, जो बेचने वाले थे, उन्होंने किसी व्यक्ति को गोदाम 90 लाख में बेच दिया। अब दोस्तों यहीं से केस की कहानी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों मुकदमे की प्रक्रिया क्या हुई? अब दोस्तों शिल्पी गुप्ता ने क्या किया, 2 बार मैजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की, CRPC 156/3। दोस्तों आज हम BNSS की बात अगर हम करें तो ये 175/3 माना जाता है दोस्तों, लेकिन उस वक्त ये 156/3 CRPC के तहत था दोस्तों। लेकिन मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह मामला सिविल मैटर है, इसलिए आपराधिक मामला नहीं बनता। इसके बावजूद भी FIR दर्ज की गई, पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कर ली गई दोस्तों। और आरोप भी कौन कौन से लगाए गए? आरोप लगाए गए धारा 420, 406, 354, 504 और 506। अब आप ये देखिए, बेईमानी, अमानत में खयानत और दोस्तों मोलेस्टेशन और धमकाने तक के आरोप लगा दिए गए दोस्तों। अब दोस्तों मजे की बात यह रही कि पुलिस ने FIR दर्ज करते वक्त केस को ना पूरी तरीके से समझा, ना देखा, ना प्रॉपर इंक्वायरी की दोस्तों। बस कंप्लेंट हुई और FIR दर्ज कर दी गई दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, अभियुक्तों ने इसके खिलाफ एंटीसिपेटरी बेल ले ली और मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस भी ले लिया। अब आप ये देखिए, मजिस्ट्रेट ने इस केस में कॉग्निजेंस भी ले लिया। हालांकि मामला सिविल था, लेकिन फिर भी मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया गया और एक्यूज्ड को सम्मन जारी किए गए। क्योंकि जब कोई मामला किसी कोर्ट में पेंडिंग होता है या किसी FIR में चार्जशीट जब दाखिल होती है, कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेता है तो सभी एक्यूज्ड को कोर्ट सम्मन जारी करती है। कोर्ट उसको बुलाती है कि आइए और पेश होइए। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, अभियुक्तों ने धारा 482 यानी सेक्शन 482 CRPC के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली कि भाई ये जो मामला हमारे ऊपर लगाया गया है, ये मामला सरासर गलत है, FIR सरासर गलत है, और जो कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है, इस चार्जशीट का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि जब FIR ही गलत है तो चार्जशीट तो अपने आप ही फिर गलत ही है। लेकिन दोस्तों माननीय हाई कोर्ट ने अपील की ओर ध्यान नहीं दिया और 482 की पिटीशन को खारिज कर दिया, यानी कि हाई कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया दोस्तों। अब जब यहां से राहत नहीं मिली तो दोस्तों फिर उसके बाद मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के तहत मामला चला गया तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा तल्ख तेवर दिखाए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला बिंदु जो उठाया कि नागरिक विवाद बनाम आपराधिक विवाद, यानी कि मतलब अगर सिटीजन के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है या फिर आपराधिक अपराध, जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं दोस्तों, उसके बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि किसी ने भुगतान ना किया या वादा ना पूरा किया, स्वचालित रूप से चीटिंग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की श्रेणी में नहीं आता। अपराध शुरू से ही धोखाधड़ी की मंशा होनी चाहिए। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की मंशा शुरू से ही धोखाधड़ी करने की रही हो, तब ही इसको 406, 420 की श्रेणी में रखा जा सकता है, तभी उस अपराध को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि दोस्तों इस मामले में थोड़ी बहुत पेमेंट हो रखी थी, तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 420 के लिए, 406 के लिए क्या क्या बातें बताई दोस्तों। कोई धोखा या छल उसके दिए गए भरोसे के आधार पर किसी को संपत्ति देना या ऐसा कार्य करना जो नहीं करता, अगर ऐसा धोखा ना हो
ऐसे कार्य से नुकसान या हानि होना। अब दोस्तों इसमें साफ साफ सी बात है कि ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें ये बताया कि कोई धोखा उसे दिए गए भरोसे के आधार पर किसी की संपत्ति देना या ऐसा कार्य करना जो नहीं करता अगर धोखा ना हो। मतलब प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी बेची जानी थी, लेकिन कुछ पेमेंट कर दी गई थी और कुछ पेमेंट नहीं थी। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको ऐसे कहते कि अगर एग्रीमेंट दोनों पार्टियों में हुआ था और उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी आगे नहीं दी जानी थी, तब यह माना जा सकता था कि भाई अब आरोपी के मन में शुरू से ही धोखाधड़ी करने की इच्छा थी दोस्तों। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं था, तभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का रिमार्क दिया दोस्तों। और दोस्तों ऐसे कार्य से किसी को नुकसान भी नहीं होना, इस कार्य से किसी को नुकसान भी नहीं हुआ दोस्तों। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 इंट्रस्टमेंट एंड फ्यूडिशरी संबंध होने चाहिए, न कि लेन देन और विवाद संबंधी। अब दोस्तों यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लेन देन का जो विवाद है वो इस तरीके के क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में नहीं आता। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे चार्जशीट और एफआईआर की गुणवत्ता पर ही सवाल उठा दिए। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि चार्जशीट में कोई नया सबूत नहीं था, सिर्फ वही एलिगेशन थे जो एफआईआर में थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एफआईआर इनटू चार्जशीट सीधा सीधा कॉपी पेस्ट। चार्जशीट के दस्तावेजों में कोई आवश्यक विवरण थे ही नहीं। मतलब अगर एफआईआर की गई थी या चार्जशीट की गई थी, उसमें सीधे सीधे पुलिस के ऊपर ये एलिगेशन थे कि पुलिस ने किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की, कौन कौन से सबूत जुटाए। दोस्तों चार्जशीट में ऐसे कोई सबूत थे ही नहीं जो ये साबित करते कि एफआईआर जेन्युइन है या नहीं। अब सेक्शन 173/2 के अनुसार इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट में वो मटेरियल सबूत होने चाहिए कि जिससे ऑफेंस की संभावना दिखती हो। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत अहम है, लेकिन यहां पर चार्जशीट में ऐसे कोई डॉक्यूमेंट थे ही नहीं जिससे ऐसा लगे कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है। अब दोस्तों यही माननीय सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुकी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट के विवेक पर भी सवाल उठा दिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेते वक्त, चार्जशीट के ऊपर कॉग्निजेंस लेते वक्त यह देखना चाहिए था कि क्या कंप्लेंट में या चार्जशीट में सारी की सारी धाराएं अप्रोप्रिएट तरीके से हैं या नहीं है, या सिर्फ एक सिविल विवाद है जिसे क्रिमिनल रूप देना गलत है। समनिंग ऑर्डर मामूली स्तर पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि यदि जब माननीय मजिस्ट्रेट किसी को समनिंग ऑर्डर इशू करते हैं तो दैट मींस केस के ऊपर पूरा कॉग्निजेंस लेकर, पूरा ध्यान देकर, सारी चीजों पर विचार करके समनिंग ऑर्डर इशू करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जो जिला न्यायालय के द्वारा जो समनिंग ऑर्डर इशू किया था उसके ऊपर भी प्रश्न उठा दिए गए दोस्तों। अब दोस्तों उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर, जांच, चार्जशीट और आगे की सारी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया, क्योंकि दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट को इतना चार्जशीट में कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि जिससे यह सिद्ध होता हो कि ये मामला कोई आपराधिक मामला बनता है। दोस्तों आदेशों में आगे स्पष्ट किया गया कि निर्णय केवल आपराधिक पक्ष को संबोधित है। सीधी सीधी सी बात है, इसमें प्रोसिक्यूशन को पूरी तरीके से एंटरटेन किया गया दोस्तों, और शिकायतकर्ता को नागरिक उपाय का प्रयोग का अधिकार होता। लेकिन दोस्तों इसमें हुआ क्या कि प्रोसिक्यूशन माइंडेडली एक्यूज्ड की कोई बात नहीं सुनी गई, और या यूं कह लीजिए एक्यूज्ड के द्वारा भी यदि कोई सबूत पेश किए गए होंगे तो उनको किसी प्रकार की कोई वेटेज नहीं दी गई दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि ये लेन देन का मामला है, सिविल न्यायालय में इसका विवाद चलना चाहिए था, जो कि इसको
सिविल मामले को क्रिमिनल मामला बनाकर इसको आपराधिक रंग दे दिया गया। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर अपनाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया और ये कहा कि राज्य पुलिस को न्याय व्यवस्था में इस तरीके के सिविल रॉन्ग्स के मामले को क्रिमिनल मामले बनाने की अब प्रवृत्ति सी बन गई है, अब इनकी एक आदत सी बन गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार को झाड़ भी लगी और दोस्तों फटकार भी लगी और 50,000 का जुर्माना लगाया, सो अलग। दोस्तों इससे साफ होता है कि जो मामला सिविल लेन देन का मामला था, जो जिसके ऊपर सिविल विवाद चलना चाहिए था, उसको आपराधिक रंग देकर एफआईआर दर्ज की गई और मामले में चार्जशीट पेश की गई, उसके ऊपर कॉग्निजेंस भी लिया गया दोस्तों, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी तलखी जताई। अब दोस्तों इस निर्णय से हमें सीखने को क्या मिलता है? दोस्तों हमें इस निर्णय से सीखने को यह मिलता है कि पुलिस यदि कोई भी एफआईआर दर्ज करती है या कोई भी किसी तरीके की चार्जशीट माननीय मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो निचली अदालतें हों, उन अदालतों को ये चीज देखनी होगी, क्या ये जो मामला दर्ज किया गया है, क्या ये मामला दर्ज करने के लायक था, क्या ये मामला कहीं सिविल प्रकृति का तो नहीं? क्योंकि दोस्तों रिकब बिरहानी के केस में जो कि एक सिविल मामला बनता था, सिर्फ मामूली लेन देन का मामला था, जिसको एफआईआर दर्ज करके पूरी तरह से आपराधिक रंग दे दिया गया। दोस्तों यदि आपके साथ भी इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका अभी किसी के साथ कोई लेन देन का मामला चल रहा है और आपको कोई इस तरीके का व्यक्ति धमकी दे रहा है कि भाई आपके खिलाफ हम एफआईआर करवा देंगे, आपके खिलाफ ये हो जाएगा, तो दोस्तों अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये जजमेंट फिर आपके लिए है। इस जजमेंट के थ्रू आप पुलिस को, लोअर कोर्ट्स को ये बता सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये हमारा रक्षक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश की निचली अदालतें, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हों, सभी के सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुसरण करती हैं। तो दोस्तों चाहे नए वकील साहब हों या ऐसे वकील जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हों, उनके सामने यदि इस तरीके के मामले यदि आ जाएं तो उनके लिए ये फैसला एक तरीके से सहायक का काम करेगा दोस्तों, और उनके लिए कई मुश्किलें के रास्ते खोल देगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो रिकब बिरहानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के एक मामले पर था, जिस मामले को सिविल मामला था उसको आपराधिक मामला बनाकर उसको कोर्ट में पेश किया गया दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला दिया वो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है और अतुलनीय है दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग ऐसे फैसलों का फायदा उठा सके दोस्तों, जो लोग पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली से या लचीली कार्यप्रणाली से ग्रसित हैं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।